हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र यादव, एडवोकेट। और आज मैं यहां पर सिविल सूट के इंस्टीट्यूशन के कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन करूंगा। सिविल सूट को जो कंप्लीट प्रोसीजर है, किसी भी सिविल सूट की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। वाद संस्कृत करने में जो माननीय न्यायालय के सामने हम अपने सिविल सूट की प्रोसीडिंग को स्टार्ट करते हैं, तो क्या प्रोसीजर हम अपनाते हैं, आज मैं उसका डिटेल में डिस्कशन यहाँ करने जा रहा हूँ। तो हमेशा की तरह जैसे मैंने पहले ही बताया है कि हम कंप्लीट इसमें जो है डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसमें सिविल सूट की एक निर्धारित जो प्रोसीजर है हम उसका डिस्कशन करेंगे आज, राइट। तो सबसे पहला स्टेप जो है सिविल सूट में किसी भी वाद को संस्कृत करने के लिए क्या होना चाहिए। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि कोर्ट में, अगर हमने इसके पहले वाले लेक्चर में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो सिविल सूट और क्रिमिनल सूट में क्या डिफरेंस होता है और इनकी फाइलिंग में क्या क्या बेसिक डिफरेंस होता है, ये मैंने बताया था पिछले वाले लेक्चर में। और आज हम इसी के आगे अपनी नेक्स्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हुए सिविल सूट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सिविल सूट में एक हमने बहुत ही बेसिक सी चीज़ पहले डिस्कशन की थी। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक बार शॉर्ट में उसका रिवाइज कर देता हूँ कि इसमें जो सिविल सूट में है, इसमें जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, इस सिविल प्रोसीजर कोड में जो सूट होता है, उस सूट ये बेसिकली किससे रिलेटेड होता है। तो ये सूट जो है किसी सजा को के लिए नहीं, बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें हम इसको एक तरह से हम प्रॉपर्टी का सूट भी बोल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था अपनी वीडियो में कि जो सीपीसी है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, स्पेशल रिलीव एक्ट है, लोकल लॉज है ईटीसी में, इन सब में आपको एक प्रॉपर्टी का राइट मिलता है। किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे आपका हित होगा, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, जिस प्रॉपर्टी पे आपका हित है, यहाँ पे भी आपका हित निहित है, आपका राइट है पर्सनल। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, और तुम्हारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। मैंने डिटेल बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे कि कोई चीज़ की कॉपीराइट है आपके पास, या फिर पेटेंट करा रखा है आपने, लोगो है उसका, तो इस तरह से आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे आपका राइट है। तो इन सब की ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। और इसके रिगार्डिंग जो भी अगर किसी के अधिकारों का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, तो उसमें जो प्रक्रिया चलती है वो सिविल सूट होती है। इसमें मेन जो चीज़ है वो कॉज ऑफ एक्शन है। और मैंने बताया था कॉज ऑफ एक्शन एक वर्ड से आप इसको हमेशा वन लाइनर डेफिनेशन इसकी याद रखिए। कॉज ऑफ एक्शन होता है तो किसी भी चीज़ को प्रोसीजर शुरू करने का कोई ना कोई रीज़न जरूर होगा। तो प्रोसीजर कब शुरू हुआ, अब प्रोसीजर कब शुरू होता है, जैसे कि आप जानिए कि अगर मेडिकल लाइन में प्रोसीजर क्या होता है। कोई पेशेंट आया, बीमार हो गया तो उसका इलाज होगा, तो उसको बोलते हैं प्रोसीजर। इसी तरह क्रिमिनल लाइन में क्या होता है, सिविल लाइन में क्या होगा या क्रिमिनल लाइन में क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर मतलब जैसे कि किसी ने आपको नुकसान पहुंचा दिया, तो नुकसान पहुंचा दिया तो इसका मतलब क्या है, उसको नुकसान पहुंचा देंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा क्या। अगर आपका किसी ने नुकसान पहुंचाया है, अगर उसका उसका सेम रेशियो में उसका नुकसान पहुंचा दिया जाएगा तो क्या आपको आपका नुकसान की भरपाई हो जाएगी, नहीं होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो क्रिमिनल और सिविल सूट में अलग अलग मीनिंग हो जाता है इसका। क्रिमिनल में क्या है, किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया है, ऑफेंस कर दिया, वो पकड़ा नहीं जाएगा तो और ऑफेंस करेगा। इसमें तो ऐसा नहीं कि नुकसान करने वाला नहीं पकड़ा गया तो और नुकसान करेगा, तो आपका नुकसान तो नहीं हुआ ना। आपको तो ये है कि आपका बेनिफिट है, आपको या तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, आपको उसका कंपनसेशन दिया जाएगा। जो भी आपका नुकसान हुआ है उसको आपको डिक्री मिलेगी जिससे कि आपका कंपनसेशन हो सके पूरा। या ऑफेंस में क्या है, उस केस में उसके ऊपर चार्ज फाइल होगा। तो इसमें क्या है, कॉज ऑफ एक्शन जो होता है एक रीज़न है जिसमें एक कॉमन रीज़न है। और सिविल प्रोसीजर के केस में वो कॉमन रीज़न है कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि वो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वाद लाया गया। कॉज ऑफ एक्शन क्या है, जैसे किसी ने आपकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में फ्रॉड कर दिया, तो कॉज ऑफ एक्शन क्या हो गया, फ्रॉड कर दिया इसने, मेरी प्रॉपर्टी में फ्रॉड कर दिया इसने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो किसी और प्रॉपर्टी का दिखाया और मुझे कोई और प्रॉपर्टी पकड़ा दी। तो ये कॉज ऑफ एक्शन का एक रीज़न है जिसके लिए आप सिविल सूट अपने जो आपने पैसे उस आपके लग गए हैं उसका कंपनसेशन आपको उस व्यक्ति से चाहिए होगा जिसने आपके साथ फ्रॉड किया। तो इसमें सिविल सूट में कॉज ऑफ एक्शन होता है। और क्रिमिनल सूट अगर होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर जो होगा उसमें ऑफेंस होता है, अपराध। कॉज ऑफ एक्शन जो है, रीज़न जो होता है सूट प्रोसीजर, ये प्रोसीजर का कोई ना कोई रीज़न होगा। तो इस प्रोसीजर का रीज़न जो है, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन और यहाँ पे है ऑफेंस। अब मेरे ख्याल से ये बात एकदम आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सिविल सूट की
इंस्टीट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है और क्रिमिनल प्रोसीजर कब स्टार्ट होता है। तो प्रोसीजर के इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसका कॉज ऑफ एक्शन है, वाद हेतुक है, और क्रिमिनल प्रोसीजर का स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफेंस। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें जो है अब इस कोड को कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। इस कॉज ऑफ एक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये प्लांट फाइल की जाएगी। तो सबसे पहली प्रक्रिया जो फर्स्ट स्टेप 1 है, स्टेप 1, व्हाट इज स्टेप 1? स्टेप 1 है कि सिविल सूट की फाइलिंग, इट इज फाइलिंग ऑफ सिविल सूट। सिविल सूट की जो फाइलिंग होगी, सिविल सूट की फाइलिंग है, इसका प्रोसेस क्या होगा? इसका जो प्रोसेस है वो है एक तरह से प्लेंटिफ जो है, यहाँ पे जो वादी है प्लेंटिफ, प्लेंटिफ यहाँ पे ऑर्डर 7 रूल 1, ऑर्डर 7 रूल 1 के अंतर्गत प्लेंटिफ जो है वो वादी जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत कोर्ट में अपने केस को फाइल करेगा ऑर्डर 7 रूल 1 के अंतर्गत। तो स्टेप 1 में फाइलिंग ऑफ सिविल सूट कौन फाइल करेगा? प्लेंटिफ फाइल करेगा ऑर्डर 7 रूल 1 के अंतर्गत। प्लेंटिफ जो है वो कोर्ट में अपनी सूट की फाइलिंग करेगा। फाइलिंग ऑफ सिविल सूट प्लेंटिफ के द्वारा ऑर्डर 7 रूल 1 के अंतर्गत होगी। अब इस प्लेंटिफ में प्लेंटिफ ने प्लेंट जब फाइल करेगा तो जो भी प्लेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, प्लेंट प्लस इसमें क्या है, प्लेंट प्लस ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। प्लेंटिफ है, प्लेंट के साथ साथ जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फाइलिंग ऑर्डर 7 रूल 1 के अंतर्गत कोर्ट में करेगा और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत वो केस को फाइल करेगा ऑर्डर 7 रूल 1 के अंतर्गत। ठीक है, अब जैसे ये फाइलिंग करने की प्रक्रिया में क्या है कि एक डेट निर्धारित की जाएगी कि इस पर्टिकुलर डेट मिलेगी। उस डेट के बाद कि अब जो प्रोसीजर होगा नंबर, अगला स्टेप जो होगा वो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगला स्टेप होना चाहिए एडमिट ऑफ प्लेंट। प्लेंट फाइल हुई है, अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 होगा एडमिशन, एडमिट ऑफ प्लेंट। जो भी वाद पत्र संस्थगित किया गया कोर्ट में, उस वाद पत्र की एडमिशन होगी कोर्ट में एडमिट ऑफ प्लेंट के माध्यम से। एडमिट ऑफ प्लेंट क्या है? एडमिट ऑफ प्लेंट ये है कि जब कोर्ट में के जो कंसर्न ऑफिसर होगा, ऑफिसर ऑफ कोर्ट, जो भी ऑफिस है कोर्ट का, ऑफिस ऑफ कोर्ट, कोर्ट तो बैठ के उसका जो जज साहब है वो तो डायरेक्टली उसकी प्लेंट को नहीं देखने लगेंगे बैठ के कि सही है कि गलत है। तो इसमें क्या होगा, जो भी सूट है, जो भी सूट है और प्लस जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी वाद है, इसमें वाद हेतुक है और इसमें डॉक्यूमेंट, रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं जितने भी, उन रिलेटेड डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी इस ऑफिस ऑफ कोर्ट के द्वारा। इस ऑफिस ऑफ कोर्ट के द्वारा इसको सत्यापित किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा इसको ये सही है कि नहीं है इन फ्रंट ऑफ जो इसके बाद वेरिफिकेशन के बाद ये जज साहब के सामने जो है एक इन फ्रंट एक तरह से रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट जो है ऑनरेबल जज जो हैं उनके सामने पेश की जाएगी, ऑनरेबल जज के सामने। अब इस रिपोर्ट में होगा क्या? जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किस चीज़ का हिस्सा है? ये एडमिशन ऑफ प्लेंट का हिस्सा है। ये रिपोर्ट ये तय करेगी कि आपकी जो प्लेंट है, जो आपने वाद पत्र संस्थगित किया है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कोर्ट या उसको रिजेक्ट कर रहा है। अब ये इसके कौन से पैरामीटर हैं? इसके 3 पैरामीटर है, ध्यान से सुनिएगा। 3 पैरामीटर है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा।
ये नहीं है कि आप यूट्यूब देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल स्किप कर दें, अपना माइंड कंसंट्रेशन आप हटा दें और फिर आप दोष दें नहीं यार ये तो वीडियो में ही सही नहीं समझाएंगे। जब आप एक एक चीज़ ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें ध्यान से समझ में आएंगी। ऑडियंस जो भी है, अगर यहाँ पे चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो बहुत सिंसियरली ऑफलाइन पढ़िए। नॉन सिंसियर हो के वीडियो देख के निकल जाना, खाली वीडियो देख के बस मतलब इस तरह से, तो फिर प्रिपरेशन आप अगर कर रहे हैं तो आप सीरियस प्रिपरेशन कीजिए। आपको जो भी कंटेंट दिख रहा है, अगर आप किसी भी कंटेंट को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ मिल रहा है तो आप उसको सीरियसली एक्वायर कीजिए, अपनी नॉलेज को आप इन्हांस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप देखें और फिर आप कंसंट्रेट लैक होकर देखें, या फिर तो फिर उसका देखना ना देखना बेकार है। ऐसा वीडियो आपको देखना ही नहीं चाहिए जो आपके मतलब का ना हो। अगर आपके मतलब का है तो आप उसको सिंसियरली देखिए, उससे गेन कीजिए, उससे नॉलेज गेन कीजिए। टाइम वेस्ट करना एक बेकार चीज़ है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि सूट में जो ऑफिसर एडमिशन ऑफ प्लेंट, मैंने सबसे पहले बताया था प्लेंट प्लस रिलेटेड डॉक्यूमेंट ऑर्डर 7 रूल 1 के अंतर्गत संस्कृत किए जाएंगे कोर्ट के अंतर्गत। उसका दूसरा है एडमिशन ऑफ प्लेंट। एडमिशन ऑफ प्लेंट में ऑफिसर ऑफ कोर्ट जो होगा, जो भी ऑफिस होगा कोर्ट का, वो देखेगा उन सूट्स और उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट को मंगा लिया जाएगा, उनको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद ऑनरेबल जज साहब के सामने ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस रिपोर्ट में तीन चीज़ों के भी आप पे डिपेंड करेगा कि वो आपकी प्लेंट एक्सेप्ट करते हैं जज साहब या आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर देते हैं। वो कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं? नंबर 1 तो है ज्यूरिसडिक्शन, कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वो आता है या नहीं आता है। अगर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वो नहीं आती है तो फिर प्लेंट के एक्सेप्ट करने का कोई मतलब नहीं है। नंबर 2 लिमिटेशन, ऐसा तो नहीं उसका लिमिटेशन पीरियड क्रॉस हो गया, तो उस लिमिटेशन पीरियड के अंदर आपने प्लेंट फाइल करी है तो लिमिटेशन चेक की जाएगी। और उसके बाद थर्ड चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोर्ट की फीस। कोर्ट की फीस पे की गई है या फिर नहीं की गई है। अब ये तीन चीज़ें चेक करने के बाद आपका सूट जो है वो इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो स्टेप 3 में बढ़ते हैं आगे। आपका सूट जो है वो यहाँ पे, ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। स्टेप 4 सूट इंस्टीट्यूट कर दिया जाएगा ऑर्डर 4 के अंतर्गत। अब ये ऑर्डर 4 यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। अब एक बार सूट इंस्टीट्यूट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप 5, बिल्कुल सिविल प्रोसीजर कोड बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप है। इसका जो सिविल का प्रोसीजर है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। इसमें कहीं से भी आपको एक स्टेप है तो दूसरा स्टेप इसके बाद ये है, इसके बाद ये, बिल्कुल आपको कहीं पे भी जरा सा भी इसमें ऐसा नहीं है कि रटना पड़े बैठ के कि नहीं ये चीज़ है तो अब इसके बाद ये स्किप होके कोई दूसरा हो जाएगा। बीच बीच से कुछ भी जंप आउट नहीं है, जंप इन नहीं है, बस सीधा सीधा है इसका प्रोसीजर। सबसे पहले प्रोसीजर में क्या होगा, ऑर्डर वाइज आपको इस तरह से या मतलब इसी तरह से आप देखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा एकदम से कि भाई पहले वाद पत्र संस्थगित होगा ऑर्डर 6 के अंतर्गत। ऑर्डर 6 के अंतर्गत कोर्ट के अंदर फाइल पेश की जाएगी। इसके बाद कोर्ट का जो ऑफिसर है, ऑफिसर जो है वो ऑफिस ऑफ कोर्ट में वो एडमिशन ऑफ प्लेंट के लिए कोर्ट में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जैसा आप ये देखेंगे कि इसके जो कोर्ट है उस रिपोर्ट में ये लिखा होगा कि ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं है, लिमिटेशन पीरियड क्रॉस तो नहीं कर गया, कोर्ट की फीस पेंडिंग तो नहीं है, पे कर दी गई है। ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाइड होने के बाद सूट इंस्टीट्यूट कर दिया जाएगा ऑर्डर 4 के अंतर्गत। एक बार ऑर्डर 4 के अंतर्गत सूट इंस्टीट्यूट कर दिया गया तो अगला स्टेप क्या होगा बताइए आप, क्या होना चाहिए? प्लेंटिफ जो है उसने वाद पत्र दाखिल कर दिया। अब वाद पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हो गया। अब कोर्ट में जब सूट इंस्टीट्यूट हो गया उसके बाद का स्टेप क्या होगा भाई, जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ कंप्लेन है उसको नोटिस जाएगा। अब उसको नोटिस जाने का क्या तरीका है? सूट इंस्टीट्यूट हो गया, अब उसको नोटिस जाने का तरीका है ऑर्डर 5 समन, यानी कि उसको समन भेजी जाएगी। तो इसमें जो डिफेंडेंट है उसको समन भेजी जाएगी। अब समन भेजी जाएगी
इस समन में कोर्ट के द्वारा इसमें ऑर्डर 5 जो है समन किसके अंतर्गत भेजी जाए, ऑर्डर 5 के अंतर्गत कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को समन जारी करेगा। इसके साथ वो कहेगा कोई एप्लीकेशन है, उसके नोटिस है, तो वो भी इशू करेगा, तो वो भी साथ में भेजा जाएगा। और अब फिर जो है समन भेजने के बाद पर्टिकुलर कोई डेट निर्धारित की जाएगी। कोई ऐसा तो नहीं कि समन आज भेजी गई और बंदा पढ़े और चाहे ना पढ़े और कोई डिसीजन आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। अब उसको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि समन जो है इस तारीख तक सर्व कर दी गई है, अब इसका इस डेट को कोर्ट के सामने हाजिर हो और या अपने किसी लॉयर के साथ हाजिर हो आके, जो इसे बोलते हैं सर्विस ऑफ समन। जब सर्विस ऑफ समन सर्व होकर आती है तो डिफेंडेंट अपने लॉयर के द्वारा या कोर्ट में खुद अपीयर होता है जिस डेट को उसे समन भेज आने के लिए कोर्ट ने कहा है। तो डिफेंडेंट, अब यहाँ पे दो बातें हो जाती हैं। पहली बात कि डिफेंडेंट आए ना, समन की तामील ना करे डिफेंडेंट, तो डिफेंडेंट पहली, अब इसमें दो केस है, डिफेंडेंट नहीं आया, डिफेंडेंट नहीं आया, ठीक है। एक तो केस ये बन गया डिफेंडेंट नहीं आया, ठीक है। तो कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, तो ये हो गया ऑर्डर 9, डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, ये ऑर्डर 9 में आ गया, ठीक है। इसके बाद डिफेंडेंट, और इसके बाद आता है कि डिफेंडेंट ने अपनी रिटन स्टेटमेंट फाइल करी और इसके साथ, तो ये ऑर्डर 8 हो गया। लेकिन इसी में ऑर्डर, यहाँ पे जब प्लेंट जब फाइल करी थी, मैंने बताया था ऑर्डर 6 के अंतर्गत, तो इसमें एक ऑर्डर और है, ऑर्डर 7, ऑर्डर 7 रूल 11। इसमें क्या होगा, डिफेंडेंट क्या कह सकता है, कोर्ट से क्या अपील कर सकता है, ऑर्डर 7 रूल 11 के एप्लीकेशन में, मतलब ये कहा जाता है कि इसकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कर दी जाए। किसी ने आपको फर्जी में परेशान करने के लिए प्लेंट डाल रखी है, तो डिफेंडेंट जो है वो अपने एडवोकेट के माध्यम से ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन इसमें काउंटर फाइल कर सकता है, यानी कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है डिफेंडेंट। ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन डिफेंडेंट फाइल कर सकता है। ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7, ऑर्डर 6 में क्या हुआ कि प्लेंट फाइल की गई, ऑर्डर 7 में रिजेक्शन की प्लेंट फाइल की, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, अपने एडवोकेट के माध्यम से डिफेंडेंट करेगा। अब ऑर्डर 8 में क्या होगा, इसका रिटन स्टेटमेंट उसको देना पड़ेगा। तो फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट, ऑर्डर 8 रूल 1, रिटन स्टेटमेंट फाइल होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर प्लेंटिफ को इसके ऊपर जवाब दाखिल करने के लिए या काउंटर क्लेम करना चाहता तब क्या होगा, तो अगर प्लेंटिफ इस रिटर्न स्टेटमेंट उसने दे दिया, अब प्लेंटिफ कहेगा नहीं जी ये रिटर्न स्टेटमेंट गलत दिया है इसने, या कुछ इसमें कमी है, रिटर्न स्टेटमेंट जो दिया गया है इसने ये चीज़ें, ये तथ्य छिपाए हैं, तो इसमें जो तथ्य अगर छिपाए गए या इसकी कोई भी जानकारी है, तो ऑर्डर 8 रूल 11 या रूल 9, ऑर्डर 8 रूल 9 के अंतर्गत प्लेंटिफ अगर जवाब दाखिल होने पर काउंटर क्लेम करना चाहता है, तो ऑर्डर 8 रूल 9 में प्लेंटिफ जो है वो काउंटर क्लेम कर सकता है। प्लेंटिफ क्या करेगा, काउंटर क्लेम, ऑर्डर 8 रूल 9 के अंतर्गत प्लेंटिफ इसमें काउंटर क्लेम कर सकता है। इसका प्लेंटिफ ने काउंटर क्लेम या ये होने के बाद अब इसमें कोर्ट में पेश करना, जब ये डिफेंडेंट कोर्ट में पेश होगा तो इसका एग्जामिनेशन किया जाएगा ऑर्डर 10 के अंतर्गत। कुछ तथ्य अगर कोर्ट में छिपाए गए या कोर्ट को लगता है कि इन तथ्यों को उजागर करने की जरूरत, तो भी इसका क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंडेंट का ऑर्डर 10 के अंतर्गत किया जाएगा। तो ऑर्डर 10 के अंतर्गत एग्जामिनेशन होगा डिफेंडेंट का। बिल्कुल लाइन से बता रहा हूँ एक एक चीज़ की क्या होता है कंप्लीट प्रोसीजर, इसके बाद आपको सीपीसी समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, सारे ऑर्डर एक तरह से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आता है ऑर्डर 11, ऑर्डर 12, ऑर्डर 13 और ऑर्डर 19। बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर 11, 12, 13, 19, इसमें क्या होगा यहाँ पे कि अब तथ्यों की डिस्कवरी की जाएगी, तथ्यों की खोज होगी भाई कि अब ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अब इसकी चीज़ें इसकी डिस्कवरी की जाएगी। ऑर्डर 12 में कोई एडमिशन ऑफ फैक्ट है या कुछ एडमिशन है वो कराना हो तो ऑर्डर 12 में एडमिशन किया जाएगा। ऑर्डर 13 यानी चीज़ों को पेश करने के लिए कहा जाएगा ऑर्डर 13 में कि अब ये जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको पेश किया जाए, चीज़ों को पेश करने के लिए कोई नहीं बताएगा। इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से नोट कर लो, फ्री का ज्ञान है, ले लो और इसको अपने नोट्स में लिख लो। पूरी सीपीसी में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो जाए
तो फिर आपको मतलब फिर सोचने वाली बात है, फिर तो आप कंसंट्रेट नहीं हो। अगर आपने कंसंट्रेट करके स्टडी किया और इसी तरह से इसी प्रोसीजर, क्योंकि प्रोसीजर ही यही है, सीपीसी मतलब सिविल प्रोसीजर कोड बिल्कुल सीधा सीधा है। लोगों को सीपीसी पता नहीं क्यों डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन सीपीसी में डिफ़िकल्टी वाली कोई बात ही नहीं है। पहली चीज़, बिल्कुल सीधी सीधी चीज़ें हैं, वैसी ही पढ़नी है बिल्कुल। अगर आप लाइन से पढ़ेंगे तो फिर तो मतलब यही, इसीलिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जुडिशरी फील्ड में बिल्कुल सेल्फ स्टडी जो है फेल कर जाती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि एकदम थोड़ी सी मेहनत जो है आपको ट्रैक पे करनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा और बहुत लेंदी सिलेबस है इसका, आईएएस से भी ज़्यादा सिलेबस है इसका। ठीक है, तो आईएएस का सिलेबस तो जी जनरल स्टडी है वो तो पेपर होता ही होता है। हालांकि वो इसमें जनरल स्टडी जो है वो ट्रिकी होती है थोड़ी सी, वो करंट अफेयर्स में चला जाता है, तो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता उस लेवल पे। लेकिन जुडिशरी का लेवल बड़ा डिफिकल्ट होता है। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, और आंसर राइटिंग आप कब कर पाएंगे, जब इस तरह से आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें याद होंगी। ऑर्डर 11, ऑर्डर 12, ऑर्डर 13, ऑर्डर 19, ऑर्डर 9, ऑर्डर 8, ऑर्डर 10, इस तरह से आपको सारी चीज़ें कि कैसे कब कब तथ्यों की डिस्कवरी होगी, कब एडमिशन होगा। ऑर्डर 13 चीज़ों को पेश करने के लिए कहा जाएगा। एफिडेविट पर कोई चीज़ कहलवानी है, ऑर्डर 19। अब ये प्रोसीजर की बात चली, कोई चीज़ एफिडेविट पे कहलवानी है तो ऑर्डर 19 हो गया। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें इनकी सहायता ली जाएगी। यानी कि क्या हुआ, नंबर एक बताओ, फिर से रिवीजन करते हैं। ऑर्डर 6 प्लेंट फाइल की गई, प्लेंट फाइल की गई, कोर्ट में आई, प्लेंट में ऑफिसर ऑफ कोर्ट ने उसको जांचा परखा, उसको देखा, उस प्लेंट को देखने के बाद उसने उसकी एक रिपोर्ट तैयार करी। रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस रिपोर्ट में क्या 3 चीज़ें मेंशन करेगा, जुरिसडिक्शन, लिमिटेशन और कोर्ट की फीस। इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद जज साहब कहेंगे कि अब सूट को ऑर्डर 4 के अंतर्गत अगर सूट एक्सेप्ट कर ली जाती है, आपकी प्लेंट एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा, और सूट इंस्टीट्यूट होगा ऑर्डर 4 के अंतर्गत। सूट एक बार इंस्टीट्यूट हो गया कोर्ट के द्वारा, फिर कोर्ट क्या करेगा, अपने आप दिमाग लगाओ, ऑर्डर 4 सूट इंस्टीट्यूट हो गया। ऑर्डर 5 में समन जाएगी किसको, डिफेंडेंट को। अब डिफेंडेंट को लगा साहब ये तो गलत प्लेंट फाइल कर दी है, किसी ने मुझे ज़बरदस्ती परेशान किया है। अगर डिफेंडेंट को ऐसा कुछ लगता है कि सूट उसके खिलाफ गलत प्रोसेस कर दी गई है, गलत तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है, तो ऑर्डर 6 में प्लेंट फाइल होती है। ऑर्डर 7 में प्लेंट को जो है रिजेक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल होगी, कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए वो कर सकता है कि अपने अधिवक्ता के माध्यम से वकालतनामा, जो भी अधिवक्ता एडवोकेट है वो अपने वकालतनामा को लगाएगा, और जो वकालतनामा को लगा करके और कोर्ट में उसकी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एक एप्लीकेशन दाखिल कर देगा, और प्लेंट वो रिजेक्ट कराने की पूरी प्रोसीजर वहाँ शुरू कर देगा। आगे विवाद बढ़ेगा ही नहीं। अगर उसकी प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एक्सेप्ट हो जाती है और कोर्ट को लगता है कि नहीं गलत प्लेंट फाइल की गई है, परेशान करने के लिए फाइल की गई, तो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत अधिवक्ता के माध्यम से जो डिफेंडेंट है वो प्लेंट को रिजेक्ट करवा देगा। ठीक है, लेकिन अगर सारी चीज़ें सही होती हैं, कोर्ट की फीस भी पेमेंट हो जाती है, जुरिडिक्शन भी है, लिमिटेशन भी ठीक है, तो फिर सूट ऑर्डर 4 के अंतर्गत इंस्टीट्यूट हो जाएगा। और उसके बाद ऑर्डर 4 के अंतर्गत जब सूट इंस्टीट्यूट हो गया है, तो उसके बाद जब उसको समन भेजी जाएगी ऑर्डर 5 के अंतर्गत, जब समन भेजी जाएगी तो कोर्ट दूसरे बंदे को समन भेजेगा ऑर्डर 5 में। ऑर्डर 5 में समन भेज दी जाएगी डिफेंडेंट को। उसके पास 2 ऑप्शन होंगे, कोर्ट में जाए, कोर्ट में ना जाए। कोर्ट में नहीं जाता है ऑर्डर 9, कोर्ट में प्रस्तुत हो जाता है, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है ऑर्डर 8। अब कोर्ट में ये ऑर्डर 8 के अंतर्गत फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट होगा, वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। अब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया गया, तो रिटर्न स्टेटमेंट जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उनका सत्यापित करना, ये सारा कुछ फाइल होने के बाद प्लेंटिव अगर जवाब जो दाखिल किया गया उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो कहता है नहीं साहब मैं तो आर्ग्यूमेंट करूंगा इस पे। अब प्लेंटिफ आर्ग्यूमेंट करना चाहता है, काउंटर क्लेम की परमिशन लेगा कोर्ट से ऑर्डर 8 रूल 9 के अंतर्गत। अब सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डर 8, अब ऑर्डर 8 रूल 9 आ गया। अब ऑर्डर 8 तो आपको सीधा लगेगा नहीं यार रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो आप वो होगा कि काउंटर प्लेंटिफ से रिलेटेड, कि प्लेंटिफ जवाब दाखिल करने पर काउंटर क्लेम करना चाहता है, तो ऑर्डर 8 रूल 9 के अंतर्गत प्लेंटिफ को कोर्ट परमिशन देगा काउंटर क्लेम करने की। ठीक है, काउंटर क्लेम करने के बाद अब ये जो है मैटर, अब इसमें अगर कोई एग्जामिनेशन होगा वो ऑर्डर 10 के अंतर्गत एग्जामिनेशन होगा, दोनों पार्टियों का एग्जामिनेशन हो जाएगा। एग्जामिनेशन होने के बाद ऑर्डर 11, 12
13 और 19 ये बीच की चीज़ें हैं। ऑर्डर 11 में डिस्कवरी, ऑर्डर 12 में एडमिशन, ऑर्डर 13 में चीज़ों को पेश करने के लिए बोला जाएगा, ऑर्डर 19 में एफिडेविट पर कोई चीज़ कहलवानी है तो उसको एफिडेविट पर कहलवाया जाएगा। फिर ऑर्डर 14 आता है, ऑर्डर 14 आता है, और ऑर्डर 14 क्या है, अब आता है ऑर्डर 14 यानी कि इशू फ्रेम करना। इशू फ्रेम होगा। अब ये इशू जो फ्रेम होगा वो ऑर्डर 14 के अंतर्गत इशू फ्रेमिंग होगी इसकी। अब इशू की फ्रेमिंग जो होगी ऑर्डर 14 में, ये इशू फ्रेम होगा किस, इसमें क्या तय किया जाएगा, और जो कोर्ट है वो तय करेगा कि पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, बेसिकली क्या डिस्प्यूट ये कोर्ट तय कर देगा कि ये डिस्प्यूट है, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट। और दोनों पार्टियों में, दोनों तरफ से प्लीडिंग में डिस्प्यूट पॉइंट को, जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है उसको कोर्ट आइडेंटिफाई करेगा। इसके बाद कोर्ट कहेगा कि प्लेंटिफ अपने एविडेंस लेके जाए, फिर जो डिफेंडेंट के जो भी है सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद इशू फ्रेम कर दिया जाएगा। इशू फ्रेम करने के बाद ये जो मिडिल में जो चलेगा ऑर्डर 16, 18, 17 और 19, इसमें कई सारे प्रक्रियाएं चलेंगी। ऑर्डर 16 है, ऑर्डर 18 है, ऑर्डर 17 है और ऑर्डर 19 है। इनको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट को पता होने के बाद ये प्रक्रिया इशू फ्रेमिंग होने के बाद की हैं, और ये सारी प्रक्रियाओं में यही होगा कि प्रतिवादी को एडवोकेट अपॉइंट, पहले वादी के एडवोकेट को प्लेंटिफ एविडेंस आपने पेश करेगा, खुद की प्लस रिटन स्टेटमेंट फाइल की गई उसके लिए काउंटर क्लेम करना है, उसकी जो भी साक्ष्य देने सारे प्लेंटिफ देगा। फिर प्रतिवादी के एडवोकेट को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वादी ने जो भी एफिडेविट प्रस्तुत किए हैं उस पर अपना क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। फिर डिफेंडेंट को अपनी प्रतिरक्षा में एविडेंस पेश करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस सब को इस्तेमाल करके ऑर्डर 20 में ये फिर जजमेंट पास कर दिया जाएगा। ऑर्डर 20 में जजमेंट पास कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद न्यायालय उसको डिक्री में कन्वर्ट कर देगा, और जो है एंड बेनिफिट जो है उसको जो है एंड यूज़र को रिलीफ या कंपनसेशन जो भी देना होगा वो कोर्ट डिसाइड कर देगा, और उसको रिलीफ या कंपनसेशन के लिए डिक्री पास की जाएगी माननीय न्यायालय के द्वारा। तो इतना ही अब तक के लिए। आई गेस वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस।